Everyone, a very good afternoon to you all. आज सबसे पहले हम ओम श्री धन्वंतरे नमः, भगवान धन्वंतरी जी जिनकी कृपा से आज हम ये डॉक्टर्स का समागम एक सानिध्य हो पा रहा है। सबसे पहले मैं वैद्य श्रेष्ठ वैद्य प्रवर प्रभाकर जोशी नाना जी, श्री प्रभाकर जोशी नाना जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए और प्रवीण जोशी सर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे 2000 प्लस डॉक्टर्स यहाँ पे एनरोलमेंट करने वाले हो गए। इतना ज्यादा अपार स्नेह और सबको है प्रभाकर जोशी जी नाना जी पे। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत उनके साथ एक वो रहा है। मैंने भी वहां धुले में जाके नाना जोशी जी और प्रवीण जोशी सर जी से पंचकर्मा का अध्ययन किया है। तो इतने एनरोलमेंट होने की वजह से हमने इसको लाइव स्ट्रीमिंग किया है, इस इवेंट को लाइव किया है। तो आप सब लोगों के लिए भी एक बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी ज्यादा तादाद में इस इवेंट को ज्वाइन किया और सक्सेसफुल बनाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाना जोशी जी वैद्य नाना जोशी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वैसे तो उनका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरे इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मतलब ऐसा कोई ही होगा जो नाना जी जोशी जी के नाम से परिचित ना हो। फिर भी मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा और उसके बाद हम क्रम से इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो नाना जोशी जी हमारे महावैद्य हैं, महागुरु हैं, वैद्य श्रेष्ठ हैं, सिद्धहस्त वैद्य हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके पास सीखा है। तो मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से आज के युग का धन्वंतरी कहूंगा तो भी वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नाना जोशी जी इसके अलावा विपश्यना आचार्य भी हैं। विपश्यना एक ध्यान का बहुत ही साइंटिफिक मेथड है, उसमें उसके बारे में भी फिर कभी हम इसमें डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो उनमें भी वो विपश्यना आचार्य भी हैं और वैद्य किम पंचकर्मयाची के एक लेखक भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पुस्तक अभी पहले मराठी में ही उपलब्ध थी, अब वो हिंदी में भी उनकी पुस्तक आ गई है। तो व्यक्तिगत रूप से जैसे मैं भी उनसे सीखा हूं, तो ऐसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स आज की लाइव स्ट्रीमिंग में जो अटेंड कर रहे हैं उनका भी एक अनुभव है, जो वहां पे महाराष्ट्र में जाके 1 मंथ का कोर्स करते हैं। तो किस तरीके से पंचकर्म को क्लिनिक लेवल पे नाना जोशी जी और प्रवीण जोशी सर सिखा रहे हैं। तो सिर्फ 1 महीने भर में वहां पे हम इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम सभी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में और उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल, और वो भी थोड़े से स्पेस में किस तरीके से कम संसाधनों के साथ हम पंचकर्म को कर सकते हैं। ये नाना जोशी जी एक इसका एक एग्जाम्पल है। और इसी क्रम में प्रवीण जोशी सर नाना जोशी जी के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं, पुत्र हैं। और प्रवीण जोशी सर के बारे में मैं अब जितना भी कहूं उतना कम है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमने जो सीखा है प्रवीण जोशी सर के पास रह के, तो वहां पे वो धुले में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय को एक मंदिर की तरह चला रहे हैं। मतलब प्रवीण जोशी सर एक एक दिनचर्या जब हम रहती थी, हम वहां रह के सीखते थे, तो प्रवीण जोशी सर मॉर्निंग में अष्टांग हृदय अपना वाग्भट जी की कमेंट्रीज या वाग्भट जी को अध्ययन करते थे। और जब हम वहां पे रहते हुए प्रोसीजर्स करते थे, तो कभी सर हमारे पास आते थे तो भी मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि वो नंगे पैर ही वहां पे रहते थे। तो इतना अच्छे से, और सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यूअस, उसके बाद शाम को 3:30 से 8:30 या 9 बजे तक वो पेशेंट्स देखते थे कंटिन्यूअस। तो उनके लिए एक वाग्भट जी का एक कोट करता हूँ, अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी। ये हमें प्रवीण जोशी सर बताते भी थे वहां पे, और इसका एक मूर्त एग्जाम्पल प्रवीण जोशी सर हैं कि अभ्यास से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसको लाइव उन्होंने जिया है और हमें भी वो उन्होंने यही सिखाया है। तो अब
जैसा कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं पहले चाहता था कि मैं नाना जोशी अपने महागुरु और फिर प्रवीण जोशी सर गुरुदेव का को इंट्रोड्यूस करूं। तो माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शोरान, मैं हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूं और यहाँ रहते हुए भी यहाँ पे अपने ड्यूटीज को करते हुए जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो एक भाव आया, काफी दिल में एक ये था कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई हमें, बहुत अच्छा हो गया, बट आयुर्वेद को सीखने की एक लालसा थी। आयुर्वेद का कि साइंटिफिकली आयुर्वेद पे भरोसा बहुत था कि आयुर्वेद से हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसा था, बट ये नहीं पता था कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सीखने का भाव आया, तो इससे मैं प्रेरित होके नाना जोशी के वहां और प्रवीण सर के पास सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और वो एक स्वर्णिम अवसर मेरे लिए था। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ और मेरी तरह बहुत सारे सौभाग्यशाली डॉक्टर्स हम सबके बीच हैं जिन्होंने नाना जोशी जी से और प्रवीण जोशी सर से सीखा है पंचकर्म और अप्लाई कर रहे हैं अपने डेली डे टू डे प्रैक्टिस में। तो इस क्रम में कुछ मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा, वो मैं इस सेशन के एंड में शेयर करूंगा, जो मैंने वहां से सर के पास से सीखा है, उसको मैंने कंपाइल किया थोड़ा, पर अभी उसमें नहीं जाएंगे, उसको मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल में। अभी इसी क्रम में हमारे साथ वैद्य श्री शिवानंद तोंडे जी भी हमारे साथ हैं, जो कि उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं तहे दिल से कि आज वो इस इवेंट में हमारे साथ हैं। वो संपादक हैं नाना जोशी जी के पुस्तक किमिया पंचकर्मा के, और इसके साथ साथ वैद्य रामदास सवार जी की पुस्तक है पंचकर्म बोध, और नाना जोशी जी के भी गुरुदेव हैं वैद्य त्र्यंबकम गोगटे नाना, उनकी पुस्तक यही है आयुर्वेद, और अस्त्र विश्रुति अर्ध चिकित्सा, उन सभी पुस्तकों के संपादक हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे साथ वो इस इवेंट में हैं और इस इवेंट की उन्होंने रौनक, इस इवेंट को और भी उन्होंने शानदार बनाया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जो ये सारा इवेंट आज हो पा रहा है, उसमें एक विशेष योगदान रहा है श्री अश्विनी जी का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके बाद नेचुरल डेज वेलनेस, जो कि के श्री हरमनदीप जी, जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। नेचुरल डेज वेलनेस, जो कि आप सब लोग जानते हैं, एक वेल रिनोन नेम है, जो कि स्वर्ण अमृत स्वर्ण प्राश बनाता है बच्चों के लिए, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हैं स्वर्ण प्राशन की, और गर्भामृत मासोनुमासिक, जो मासानुमासिक वटी होती है, उसके भी वो मैन्युफैक्चरर हैं। वो इस इवेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ। तो हरमनदीप जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में वैद्य हमारे डॉक्टर ललित कांसल जी हैं, उन्होंने इस इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चले, इसके लिए आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं इसी क्रम में स्वागत करता हूं तहे दिल से। इन सभी लोगों का और इसके अलावा भी जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा है, और आप सभी लोग 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और जो इस इवेंट को अपने आप में एक शानदार बना रहे हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में अब मैं ज्यादा डिले नहीं करता हूं, और जिसके लिए आप सब प्रतीक्षा में हैं, तो पहले हम वैद्य श्रेष्ठ श्री वैद्य प्रवीण जोशी जी सर, मेरे गुरुदेव, उनको हम पहले सुनेंगे और फाइनल वर्ड्स नाना जोशी जी से भी हम सुनेंगे उनके आशीर्वाद रूप में। तो अब मैं माइक टेक ओवर करवाता हूँ वैद्य श्री प्रवीण जोशी जी सर को। सर, आपके श्री चरणों में सादर वंदन है। आप प्लीज हमें आयुर्वेद का अपने अनुभवों का कुछ ज्ञान दें। थैंक यू। डॉक्टर प्रणाम सर। नमस्कार सर। सर, आपकी आवाज भी क्लियर है और वीडियो भी आ रही है सर। जी सर। ओके। धन्वंतरे नमः। आयुर्वेदिक पंचकर्म या
पंचकर्म का नाम लिया तो वैद्य त्रयम गोगटे अमरावती, इनका नाम हमको सबको याद आना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म की नींव उन्होंने भारतवर्ष में रखी। इसलिए आज भारतवर्ष में पूरी जगह पे पंचकर्म का काम आपको दिखता है। इस पंचकर्म के महर्षि वैद्य त्रयम गोगटे, इनके पास नाना पंचकर्म सीखने जाते थे। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर अमरावती करके शहर है, वहाँ जाते थे, वहाँ से वो सीख के आए और यहाँ नगर पालिका के आयुर्वेदिक दवाखाने में उन्होंने पंचकर्म का सबसे गरीब और कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चिकित्सा कैसी हो सकती है, उसका नुस्खा हमको आपको सबको उन्होंने सब तरफ दिया और उसका बहुत लोगों ने उस चिकित्सा पद्धति का लाभ लिया। उसके बारे में जो मुझे जानकारी है उतनी देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर होंगे तो आखिरी में अपन उसके बारे में सोचेंगे। हम डायरेक्ट विषय की तरफ आते हैं। पंचकर्म या आयुर्वेद के चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे अलग अलग प्रकार आप देखते हैं। कोई नाड़ी देख के आयुर्वेद की चिकित्सा करता है, कोई रस वैद्य रहते हैं, कोई पथ्य कहने वाले वैद्य रहते हैं, कोई षड्रस सिद्धांत का काम करवाते हैं, कोई दिनचर्या के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन सबका जो जड़ है, आयुर्वेद का जो प्रोटोकॉल है, उसके लिए शोधनम शमनम चेति, पहले शोधन ही होना चाहिए। और इसलिए आयुर्वेद की जो हमारी व्याख्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो स्वास्थ्य रखना है तो पहले शुद्धि क्रिया आपकी होनी चाहिए। उसके लिए कुछ व्याधियों के प्रोटोकॉल अपन देखेंगे। मुझे प्रैक्टिस में हमको क्या लगता है उसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पंचकर्म का एक निदान वैद्य नाना गोगटे जी ने और वैद्य नाना जी ने जो बिठाया है, वो एकदम सीधा और इजी पंचकर्म का निदान है। सब तरफ आयुर्वेद माने जो कुछ सालों पहले जो प्रक्रिया थी, वह आयुर्वेद यानी श्लोक पाठ करने पड़ते हैं, बहुत कठिन रहता है, बहुत रिजल्ट मिलने में दिक्कत आती है, वगैरह वगैरह। सब आयुर्वेद के जो पुराने चीज़ें थी वो अभी आजकल में निकल गई है सब लोगों को। पुराने वैद्यों के दिमाग में पहले भी थी वो, तो निकालने का काम जो किया, ये इजी निदान नहीं किया। निदान इजी होना चाहिए, चिकित्सा इजी होनी चाहिए और सोपी होनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। इस हिसाब से ये पंचकर्म का जो निदान है, वो निदान जो बैठा है, वो दोष, स्थान और अवस्था। दोष वात पित्त कफ आपको सबको मालूम है, स्थान उसके सही उद्भव स्थान और संचारी स्थान, ये दो स्थान आते हैं। आमाशय कफ का उद्भव स्थान है, पश्चिमाशय पित्त का उद्भव स्थान है, पक्वाशय वात का उद्भव स्थान है, और कटी शक्ति श्रोत्र ये संचारी स्थान है। रहता वात पक्वाशय में घूमता है सब तरफ, तो इस हिसाब से उनके संचारी स्थान है। और अवस्था है जो हम आज बात करने वाले हैं, वो अवस्था के ऊपर कर रहे हैं। तो अवस्था यानी क्या, तो सामावस्था, निरामावस्था, शाखागत अवस्था, कोष्ठगत अवस्था, संतर्पण अवस्था, अपतर्पण अवस्था, ऐसी अवस्थाएं लेके पेशेंट हमारे पास आता है। और जब हम अवस्था देख के चिकित्सा करते हैं तो हमको रिजल्ट जल्दी मिलता है। दूसरी बात, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमने पंचकर्म से फायदा लिया, जब पंचकर्म से शुरुआत की तो हमारे पेशेंट को रिजल्ट तुरंत मिलता है। इसलिए पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी हमारी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है और पेशेंट का विश्वास भी हमारे ऊपर जल्दी बैठ जाता है। इसके लिए चिकित्सा का भी उपक्रम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे निदान के लिए हमको दोष, स्थान और अवस्था, ये तीनों चीज़ें लगती है, वैसे चिकित्सा के लिए, चिकित्सा जब आप शुरू करते हैं तो पहले शोधन, फिर शेष दोषों के लिए शमन, फिर उसके बाद में निदान परिवर्जन। यानी आपको हेतु ढूंढना है कि इस पेशेंट को ये बीमारी क्यों हुई, उसके लिए निदान परिवर्जन में हम क्या देते हैं, तो दिनचर्या, ऋतुचर्या या पथ्य बताते हैं, उसको निदान परिवर्जन बोलते हैं। हम दिनचर्या, ऋतुचर्या पेशेंट को जो बताते हैं या पथ्य जो बताते हैं, उसका कारण यही रहता है कि इसका निदान परिवर्जन होना चाहिए, ये बीमारी वापस होनी नहीं चाहिए। जो है दोष जमा हुए बड़ी मात्रा में, उनको शोधन करके हमने निकाल दिया। जो बचे कुछ दोष है उनको शमन चिकित्सा हमने दे दी। शोधन के बाद शमन बहुत कम मात्रा में लगती और जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। निदान परिवर्जन करवा लिया और फिर हमने देखा कि इसको इस धातु में खवैगुण्य है, तो वहाँ रसायन चिकित्सा उसके बाद में आती है। और रसायन चिकित्सा करने के बाद
उस धातु जो आसार रहता है जिसकी वजह से खबरगिरने हुआ है, वो आसार धातु को रसायन चिकित्सा सारवान बनाती है और सारवान धातु को बलवान बनाती है। और रसायन के बावजूद हमारे पास जब वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है और हम इस तरीके से उसको चिकित्सा करती है तो उसका बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर विश्वास बैठता है। ऐसे पेशेंट हमारे पास ऋतु शोधन, इसके लिए हमने उनको कन्वर्ट करना है। यानी आपको प्रैक्टिस में ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। वापस मैं मुद्दे में आपको दोहराऊंगा कि कोई भी पेशेंट आया तो पहले शोधन ही करना है। शेष दोषों की शोधन के बाद शमन चिकित्सा करनी है। निदान परिवर्जन के लिए उसको बाद में पथ्य बताना है। रसायन चिकित्सा देके उसका जो खवैगुण है, जिस बीमारी का जड़ है, वो आपको काटना है। और ऋतु शोधन करने के बाद काल का जब बल मिलता है, कालों में जब वसंत ऋतु में कब प्रकोप होने ही वाला है हर आदमी का, उस टाइम हमने वमन दे दिया। वर्षा ऋतु में वात प्रकोप होने ही वाला है, उस टाइम बस्ती की चिकित्सा करवा ली। शरद ऋतु में हमने रक्तमोक्षण और विरेचन कंपल्सरी उस पेशेंट का करवा लिया। तो उसको ऋतु शोधन से उस पेशेंट का स्वास्थ्य ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा अच्छा रहता है। जल्दी अच्छा होने वाला पेशेंट हमारे को क्या फायदा देता है, तो पेशेंट टू पेशेंट हमारी ओपीडी बढ़ती है। और जिसको हम पुड़िया देते बैठेंगे, दवाई देते बैठेंगे महीनों में, सोचता है अभी 3 महीने हुए मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं क्यों और दूसरे को बताऊँ कि इसको अच्छा कर। इसलिए आपको अच्छा जल्दी करना है पेशेंट को। इसके लिए ये प्रोटोकॉल है, निदान परिवर्जन, इस प्रक्रिया में हम हर डिसीज ढालेंगे, हर पेशेंट करते जाएंगे, सबको समझ आ जाएगा कि फटाफट रिजल्ट मिल रहे हैं। नॉर्मल एलोपैथी के डॉक्टर भी अच्छा रहे। उस हिसाब से कुछ व्याधि हम जो रूटीन प्रैक्टिस में हमको देखने को मिलती है, उस व्याधि के बारे में फिर हम सोचेंगे। तो ऐसे कुछ व्याधि है जो हमारे यहाँ अलग अलग देश में अलग अलग व्याधियों की प्राधान्यता कम रहती है, लेकिन कॉमन हमारी व्याधि आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा आयुर्वेद यानी वो आते हैं। हमको दिए संशोधन मृदु, और फिर हर व्याधि की बात व्याधि की चिकित्सा, उसमें सबसे जो आते हैं हमारे पास वाली पेशेंट। हम मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि जिससे आप उसको जल्दी आप संदिग्ध वाले पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। संदिग्ध वाले पेशेंट को एक्सरे निकाल के मॉडर्न के पास जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस करके आपके पास आते हैं। ये जल्दी आ जाए, इसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी दे दिए कुछ पेशेंट को, तो पेशेंट बोलेगा अरे उधर एक्सरे निकालने को मत जाओ, इधर पहले आयुर्वेद की चिकित्सा शुरुआत से करो। तो शुरुआत में ही प्रथम सामावस्था में या पहली अवस्था में, जीर्ण अवस्था में हमारे पास पेशेंट आना चाहिए, ये दिमाग से निकाल डालो। शुरुआत में ही तुरंत पेशेंट ओपीडी लेवल में जैसे जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, वैसे तुरंत तकलीफ होने वाला पेशेंट हमारे पास आता है। तो संदिग्धवाद की चिकित्सा एक लाइन में उन्होंने दी है, स्नायु संदिग्धते प्राप्ते स्नेह दाह और उपनाह। बस 3 शब्दों में पूरा संदिग्धवाद वाग्वत में समेट दिया है। क्या क्या तो स्नेह बाह्य स्नेहपान करना है, दाह यानी अग्निकर्म करना है संदिग्धवाद में, और उपनाह यानी रोटी बांधना है, रोटी का सेक या कोई भी पत्ते का, एरंडी के पत्ते का उपनाह बांधना है, रुई अर्कव का पत्ते का रुई उपनाह बांधना है। ये तीनों चीजें ये क्या है, ये संदिग्धवाद की विशेष चिकित्सा है। फिर वाग्वट में सूत्र स्थान में संदिग्धवाद यदि सामान्य चिकित्सा सूत्र बताया, स्नेहा संशोधन मृदु, यानी हर पेशेंट को आपको इस तरीके से, पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इनकी दवाई अब भी देता हूँ, तेल लगाने को लेता हूँ, तेल लगा तो बाद में पंचकर्म करेंगे। ये गलती कभी नहीं करना। आया पेशेंट आपके पास संदिग्धवाद वाला है तो पहले उसको पंचकर्म ही करना है, और वो भी इजी पंचकर्म करना है। पंचकर्म में भी 2, एक सामान्य पंचकर्म और दूसरा जो है तो विशेष पंचकर्म।
सामान्य पंचकर्म अतिशय सस्ता रहना चाहिए, उसमें कॉस्टिंग उसकी जितनी कम रहेंगी सामान्य पंचकर्म की, उतने नंबर ऑफ पेशेंट आपके बढ़ेंगे और उसको लगता भी कुछ नहीं। अभी संदिग्ध बात वाले पेशेंट आपके पास आते हैं, उसको क्या करना है, तो उसको नस्य करना है, क्योंकि वो मध्यम रोग मार्ग वाला पेशेंट है, इससे नस्य मध्यम रोग सामना मध्यम रोग मार्ग में आता है। पिंड स्वेद हम हमारे यहाँ करवाते हैं, अभी आपके एरिया में जैसी जरूरत हो वैसा आप उसका स्वेदन कर सकते हैं। उपनाह स्वेद यानी रोटी का सेक हम बताते हैं, नाड़ी स्वेद दे सकते हैं उस पेशेंट को। अलग अलग प्रकार के स्वेदन की जो प्रकार है, अभी संदिग्धवात वाले पेशेंट आया है ओपीडी में, तुमने तुरंत नाड़ी स्वेद वाफ दे दी, नाड़ी स्वेद देने से उसके घुटने को दर्द में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, तो आगे का जो पथ्यापथ्य हम बताते हैं, हर एक पेशेंट को हमारे पास रोज आने को जमेगा ऐसा नहीं, रोज पंचकर्म करने को वो आएगा ऐसा भी नहीं। तो छोटे छोटे नुस्खे उसको भी बता कि आप पिंड स्वेद इस तरीके से घर पे करो, रोटी का सेक इस तरीके से घर पे करो। और जो आलसी है, जो आता नहीं, जिसको आना नहीं है, घर पे करना नहीं, उसको बोलना तेरे को पहले बोलना घर पे कर, नहीं जम रहा है तो हमारे पास आ। यानी उसको लगता है कि हमारे को ये बलजबरी पंचकर्म और वैद्य करवा नहीं रहा, हमको पहले घर पे करने को बोला था, हमने नहीं किया इसलिए हमको बुलाया। तो नस्य बाह्य अभ्यंतर स्नेहन स्वेदन, अंदर से आप तिल्ली का तेल, खोपरे का तेल, गावरानी घी, शतारी घृत अभ्यंतर स्नेहपान संदिग्धवात में चालू कर दीजिए। अब बाह्य स्नेहन स्वेदन के लिए नारायण तेल, विषगर्भ तेल, अब पंचगुण तेल जो भी आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा तो एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, सामावस्था और निरावस्था में चलने वाला सबसे बढ़िया तेल कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, स्नेहन करो। फिर स्वेदन के प्रकारों में उस पेशेंट को कौन सा स्वेदन की जरूरत है, उपनाह स्वेद की जरूरत है, पिंड स्वेद की जरूरत है, परिषेक स्वेद की जरूरत है, वो आपको देख के उस हिसाब से स्वेदन चूज करना है। स्नेहन स्वेदन होते वक्त उद्भव स्थान की चिकित्सा जरूरी है, सिर्फ घुटनों को मॉलिश करवा दिया तो पेशेंट घर पे तो वो करता ही है मॉलिश, तो भी वो अच्छा नहीं होता। उसका कारण क्या है, तो वात का उद्भव स्थान पक्वाशय है, इसलिए उस पेशेंट को कंपलसरी सस्नेह निरोह बस्तियम, नाना जी ने कंसेप्ट निकाला सस्नेह निरोह, क्योंकि बस्ती चिकित्सा दिमाग में है तो क्या होता है, पहले तेल का, फिर काढ़े का, फिर तेल का, फिर काढ़े का, बहुत बार सामावस्था रह जाती है और तेल का बस्ती देने से पेशेंट को आम तैयार हो जाता है, ज्वर उत्पत्ति हो जाती है, या वो बस्ती तेल के बस्ती से जितना फायदा उसको दिखता है तो वो भाग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो काढ़े में ही तेल की मात्रा बस्ती देते हो, पहले तेल की मात्रा बढ़ा देते हैं, फिर काढ़ा देते हैं, तेल से वात शमन हो जाता है और काढ़े से उसका कोष्ठम वायुष्य निग्रात हो जाता है, तो जो पक्वाशय में जो वात है उसको निकाल देते हैं हम बाहर। पक्वाशय में वात निकल गया, संदिग्ध वात में दो प्रकार के, एक धातु संदिग्धवात होगा और मार्गावरोधजन्य संदिग्धवात होगा। तो मार्गावरोधजन्य लक्षण दिखेंगे, उसको पहले बस्ती देंगे जिससे पक्वाशय में से वात निकल, और फिर स्नेहन स्वेदन करेंगे तो उसको 4 गुना ज्यादा बाकी लोगों से आपको बस्ती से फायदा होता है। इसलिए बस्ती चिकित्सा कंपलसरी पेशेंट में आपको करनी है, आधी चिकित्सा है, उससे वात का शमन ही हो गया, संप्राप्ति भंग हो गई तो पेशेंट बोलने ही वाला है आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जिस पेशेंट की अवस्था होगी उस हिसाब से आप नस्य बस्ती और स्वेदन करवाते हैं तो आपको 50% से ज्यादा फायदा उधर ही मिल जाता है। ये करते जो मैंने शब्द बताया, सीरा स्नायु संदिग्धता प्राप्त है, यानी सिर्फ संदिग्धवात नहीं रहता, उसके साथ सीरा की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, स्नायु का भी। इसलिए संदिग्ध का जो निदान है, प्रसारण आकुंचन है वो सवेदना, प्रसारण आकुंचन करते वक्त वेदना रहती है, वात पूर्ण त्रुटि स्पर्शा रहता है, तो स्नेह से वात त्रुटि स्पर्शा कम हो जाता है। लेकिन प्रसारण संवेदना होती है जब घुटने के पीछे से थोड़ा सा सीरा भेद करते हैं, रक्त मोक्षण करवाते, एक 20 ml से 30 ml भी हमने खून घुटने के पीछे से निकाल, तो रक्त मोक्षण का काम क्या है, सद्यो राग रुजा क्षमा, तुरंत राग और रुजा वेदना तुरंत कम हो जाती है और पेशेंट को वही फायदा हो जाता है। फिर वहां अवस्था वात के साथ पित्तानुबंधी वाला तो पेशेंट है, तो हम नस्य बस्ती रक्त मोक्षण के बाद बहुत बड़ी मात्रा में अच्छा हो जाता है, फिर उसको पथ्यापथ्य दिनचर्या घर पे बताते हैं। इसके बावजूद भी आगे के दोष निकलने चाहिए, उसके लिए अनुबंधित दोष कौन सा है वो देख के फिर हम एखादा मृदु विरेचन उसको बता देते कि घर पे तुम
5 दिन के बाद 7 दिन के बाद एक 5 दिन का स्नेहपान करके एक विरेचन कर्म करवा ले, क्योंकि मध्यम रोग मार्ग का व्याधि भी है, घुटने भी जो संधि जो है उसमें आते हैं। तो बस्ती के बाद एक छोटा सा विरेचन हो गया और फिर उसको एक लहसुन शिरपाक, लहसुन वात प्रधान कफानुबंधी जितने व्याधि वहाँ लहसुन सबसे श्रेष्ठ बताया, अवृत्तवात जहाँ है वहाँ लहसुन सबसे श्रेष्ठ बताया। तो 1 से 7 लहसुन की पाकड़ी बढ़ाते जाना है, 7 से 1 कम करते आना है। बस इतना प्रोटोकॉल संदिग्धवात में दिया तो 200% संदिग्धवात के पेशेंट बाकी मॉडर्न ऑर्थोपेडिक सर्जन से जितने अच्छे हो सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपके अच्छे हो सकते हैं। ये वही संदिग्धवात की मैंने जो बताया सामान्य चिकित्सा, ये सामान्य प्रोटोकॉल है। इसमें फिर विशेष जो आपको आगे जाके करना है, ये करते पहले ये करना है जिससे रुग्ण का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर विशेष चिकित्सा में फिर जानू बस्ती कर सकते हैं, सर्पिक्सिर तिक्त बस्ती दे सकते हैं, मज्जा सिद्ध तेल का बस्ती दे सकते हैं। कोई सिद्ध तेल आप उस पेशेंट की प्रकृति, उसका देश, उसका और वैद्यों का कंसेप्ट दिमाग में रख के कोई सिद्ध तेल बना के उसके लिए स्पेशल ब्रुहण या शिरपा की बस्ती उस पेशेंट को दे सकते हैं, तो उससे भी रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ऐसा ही संदिग्धवात का प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आज भारतवर्ष में भी ज़्यादा है और वो ढूंढ रहे हैं कि और मुझे इसके अलावा एलोपैथी के अलावा ऐसी कोई चिकित्सा या नुस्खा मिल जाए जिससे मैं उससे छुटकारा पा लूँ, उसको दाना जी बोलते ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन में किडनी के विकार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये ट्रिपल एंटीजन की प्रक्रिया में ज़्यादा करके आते हैं। तो सबसे दूसरे के बारे में मैं बताना चाहता हूँ प्रोटोकॉल उसका, वो है प्रमेय। प्रमेय वाले पेशेंट कितने लोग हैं जो फिजिशियन के पास, एक तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज वाले पेशेंट तो महीनों महीने उनके पास, हर 3 महीने के बाद उनके पास चेक करने जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते, वो डॉक्टर वही दवाई वापस लिखते कभी किडनी का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, फिर किडनी वाले के पास भेज दिया जाता है। कभी आंखों का प्रॉब्लम आ गया तो नेत्र रोग के पास चला जाता है। तो हमको उसका बेसिक टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हम उससे भी अच्छा जल्दी कंट्रोल में कर सकते हैं। उसका प्रोटोकॉल हमारा हमको हर व्याधि का इसी तरीके से हमको प्रोटोकॉल बनाना है। शोधन, शमन, निदान, परिवर्जन, रसायन और ऋतुशोधन, इस प्रोटोकॉल में उस पेशेंट को हमने ढालते जाएंगे हर पेशेंट को, तो ये व्याधि हमको ईजी हो जाते। जैसे प्रमेय टाइप 2 डायबिटीज वाला जो पेशेंट है वो एक्चुअली उसको कुछ कारणों से उसने खून चेक करवाया और उसको शुगर आ गई, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मीठा खाना नहीं वगैरह बोल देता है, पैदल घूमो वगैरह, और डायबिटीज़ की गोली दे देता है। वो इतना मन पे लेता नहीं और डायबिटीज़ की गोली खाते रहता है। गोली खाया, शुगर कंट्रोल में आ गई कि आगे जाके गोली खाते रहता है, एक गोली से नहीं होता दूसरी गोली, फिर जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता तब उसको आयुर्वेद की याद आती है, या डायबिटीज़ की गोली के साथ साथ कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण, आयुर्वेदिक गोली या कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो व्हाट्सएप पे या किस यूट्यूब पे ऐसा देख के उसके प्रयोग खुद के चालू रहते। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के, तो हमको उसका हमारा प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए उस पेशेंट को। डायबिटीज़ का पेशेंट आया तो प्रकर्षेणी महती थी प्रमेय, ज़्यादा पेशाब होती है उसको प्रमेय बोलते हैं। कफ प्रधान व्याधि है, कफ प्रधान दोष दृष्टि, उसमें स्थान मालूम है आपको उसका, आमाशय, पक्वाशय, और अवस्था मालूम है। नूतन अवस्था वाला डायबिटीज़ का पेशेंट आपके पास आता है, मुझे अभी शुगर हुई है, डायबिटीज़ हुआ है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल अलग, डायबिटीज़ की गोली के साथ आप उसकी चिकित्सा कर रहे हैं उसके लिए प्रोटोकॉल अलग, और डायबिटीज़ के साथ किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज़ के साथ नेत्र रेटिना की तकलीफ हो रही है, डायबिटीज़ के साथ न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल अलग। ऐसे 3 तरीके से 3 स्टेप से हम डायबिटीज़ के पेशेंट अच्छे कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाला पेशेंट आया तो हमको क्या करना है, उसको पहले तो किस तरीके से, नूतन आया होगा या उस दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में आया होगा, तो हम शुरुआत उसको ऐसे करते हैं कि उसको पहले उस पेशेंट को, नया पेशेंट होगा डायबिटीज़ का, तो पहले 5 दिन ससने निरोग बस्ती देते। बस्ती क्यों देना है उसको पहले,
तो पित्त पंगु कफ पंगु, पंगु वो मल धातवा, इसलिए पहले नस से ससने निरोग बस्ती देके, स्वेदन देके शाखागत दोषों को कोष्ठ में लाना है। बस्ती के साथ ही उसकी बाकी दिनचर्या, उसका प्रकृति परीक्षण, उसकी दशविध परीक्षा करते करते हम वमन करते हैं। छोटा वमन उसको करना है, बहुत बड़ा वमन करने की डायबिटीज की जरूरत है। तीक्ष्ण वमन हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन डरना नहीं वमन के लिए, इसलिए बताता हूँ कि शुरुआत बस्ती से करनी, फिर उसका छोटा सा वमन करवा लेना है। वमन में बहुत बड़ी मात्रा में वेग आनी चाहिए, उल्टियाँ होनी चाहिए, दिमाग से निकाल डालो, उसका आमाशय शुद्ध होना चाहिए और अग्नि बढ़ना चाहिए। अग्नि बढ़ गया तो उसका आगे का चिकित्सा आपको करना इजी हो जाता है। इसलिए वमन हो गया उसका पेशेंट का बस्ती के साथ में, तो वमन के बाद में संसर्जन क्रम हम उसको देते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, जैसा हो पेशेंट की जरूरत है उस हिसाब से। और संसर्जन क्रम के बाद में उस पेशेंट को, इसके पेशेंट सवेरे शिलाजित रसायन, शुद्ध शिलाजित सवेरे दूध में डाल, दोपहर के खाने, रात को सोते हुए त्रिफला रसायन या आवड़ा हल्दी और दारू हल्दी वाला रसायन, महेशु धात्री निशय, उसमें आवड़ा हल्दी और दारू हल्दी, ये तीनों चीजें रात को सोते हुए आधा चम्मच गर्म पानी के साथ, शिलाजित सुबह। बस ये रसायन चिकित्सा हम शुरू कर देते हैं और उसकी दिनचर्या बना के देते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को। दिनचर्या में क्या होगा, जैसे मॉडर्न वाले दिनचर्या बनाते वैसे मीठा खाना नहीं, हम भी बोलते हैं मीठा खाना नहीं। वर्जित धान्य, ज्वारी, दादर, गेहूँ, आपके वहाँ जो भी धान्य जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है उसको भूनना है, फिर पीसना है, फिर उसकी रोटी बना के खाने को बोलना है, जिससे 40 से 60 यूनिट तक शुगर कम हो जाती है। सिद्ध जल, डायबिटीज को पेशेंट को मुस्ता नागर मोथा डाल के 1 लीटर पानी में डाल के उसका सिद्ध जल देना है। सूंठ का टुकड़ा डाल के 1 लीटर पानी में वो पानी पहले पीना है। या कोई भी षडांगोदक होगा या अपने एरिया में जो भी वनस्पति होंगी जो पेशेंट को भाती है उसका सिद्ध जल, कड़वी कोई भी वनस्पति का सिद्ध जल, मुस्ता कड़ू है लेकिन सुगंधी है, तो तिक्त रस, डायबिटीज में क्या रहता है तो शरीर में मीठा पानी रहता है, उसको अपने को कड़वा करना है, मीठा पानी पेशाब की जगह निकालना है। इसलिए सिद्ध जल पिया, तो सिद्ध जल होने की वजह से प्यास ज्यादा लगती नहीं, पानी वो पेशेंट धीरे धीरे पीता है। उदक व स्रोतस का मूल स्थान आपको मालूम है, तालु मूलम क्लोमम च, क्लोम यानी पैनक्रियाज, तो पानी तालु को लगना चाहिए, फिर वो क्लोम को आना चाहिए, यानी फिर वो पैनक्रियाज को मिलता है आपको, तो पैनक्रियाज के ऊपर वो पानी लोड लाती नहीं, पचन बिगड़ता नहीं, किडनी वो पानी हजम करने में दिक्कत देती नहीं और पेशेंट को फायदा होता है। इसलिए पानी धीरे धीरे पीना है, मुंह लगा के पीना है, 1 घूंट पीना है, रुकना जरूरत लगे तो अगला घूंट। उसके बाद में तीसरा परहेज, खाना खाने के 1 घंटे बाद 45 मिनट आपको पैदल घूमना है। दोनों टाइम पेशेंट को बताना है, कम से कम वो 1 टाइम भी घुमा तो भी आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये दिनचर्या में, बाकी दिनचर्या ही आपको अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, स्नान, नाश्ता, नाश्ते में हमारे यहाँ हम लाया धान्य भुनी हुई चीज़ें खिलाते हैं। 4 घंटे बाद सब्जी रोटी, दोपहर को खाने में वापस भुनी हुई चीज़ें, उसको ज़रूरत है तो पानी 1-1 घूंट करके पीना है, ज़रूरत है तो प्यास लगी तो ही पीना है। शाम का खाना जल्दी खाना है, खाने के 1 घंटे बाद 45 मिनट घूमना है और रात को सोने के पहले 2 बार पेशाब, 2-3 बार पेशाब होगी तो रात भर में नक्त मूत्रता उस पेशेंट को होती है। पहला लक्षण फायदा हो जाता है कि पेशाब को उठना नहीं पड़ता। इतना करने के बावजूद, ये प्रोटोकॉल, ये दिनचर्या बताने के बावजूद भी उस पेशेंट को महीने में 1 दिन उपवास बताना है, लंघन करवाना है। अभी हो गया शोधन, हो गया बस्ती, हो गया वमन, हो गया रसायन, हो गया, फिर लंघन करवा दिया महीने में 1 बार। अभी हम हमारे यहाँ मराठी में एकादशी आती है, ये कोई भी 1 महीना, 1 रविवार, 1 बुधवार, 1 गुरुवार, जो भी उस पेशेंट को भाता होगा उस दिन उसको सिर्फ लाया खानी है और गर्म पानी पीना है, बाकी खाना बंद कर देना है। और लंघन, 1 दिन का लंघन क्या करेगा, जो पिष्टमय पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट पेट में बीच बीच में गए होंगे या गलती से कुछ मीठा खाया भी होगा उसने, तो लंघन चिकित्सा क्या करती है, वो दोषों का पचन करवाती है। वर्जित धान्य उसको मदद करते हैं, इसलिए लाया खाओ, लाजा छर्दिश हो, तो उसको पचन करके फिर उसका 1 दिन का लंघन, उसकी जो शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं उसको कंट्रोल करवाती है। इस तरीके से फिर अगला ऋतु जब आता है, जिस ऋतु में हमने वमन करवा दिया उसके अगला ऋतु शायद वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का बस्ती का उपक्रम करवा लेना है। उसके बाद में आगे जाके शरद ऋतु आया तो विरेचन और रक्तमोक्षण उस पेशेंट का करवा लेना है। आगे जाके वापस वसंत ऋतु आएगा, वसंत ऋतु में उसका वापस
एक बार वमन करवा लेना है, फिर शिलाजित रसायन चालू करना है। शिलाजित रसायन कम से कम 7-7-49 यानी 49 डेज दे के फिर आप रोक भी सकते हैं। जिसका बल कम है उसको वसंत कुसुमाकर जैसी चीजें हम विशेष चिकित्सा करके उस पेशेंट में दे सकते हैं। ये जो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ ये सामान्य प्रमेय का प्रोटोकॉल है, विशेष में फिर पेशेंट की अवस्था अनुसार आप उसमें बदल करवा सकते हैं। तो इस ऐसा 1 साल तक का डायबिटीज कंट्रोल रहा, एवरेज शुगर उसकी नॉर्मल 6 से अंदर आ रही है। तो मॉडर्न वाले जो कर नहीं सकते वो हम करवा रहे हैं और उससे फायदा ज़्यादा रहा। हजारों लोगों को हमने इस प्रोटोकॉल में बिठाया है और वो अच्छी तरह बिना कुछ दवाई के, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथी की, उनकी शुगर नॉर्मल पे आ रही है। क्योंकि वो प्रमेय बनता ही अग्नि मानने के कारण, और अग्नि अच्छा करवा दिया तो चिकित्सा उसकी अच्छी हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोटोकॉल हर व्याधि के आपको करवाना चाहिए या आप करवा सकते हैं। सबसे दूसरा एक आयुर्वेद के पास आने वाले जो पेशेंट है, तो फिर बात व्याधि में आऊँगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में वात और पित्त अनुबंधी रहती है, लंबर में वात और कफ अवलंबक कफ वहाँ रहता है, उरस्ता सत्रिकस्य, इसलिए वात और कफ का अनुबंधित वहाँ रहता है। तो उसके भी अलग अलग प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं कि पेशेंट स्पॉन्डिलोसिस वाला जब आपके पास पेशेंट आता है तो हम कटी ग्रह और मन्या ग्रह, ग्रह यानी क्या, स्तंभ, यानी वहाँ आम है क्या, सामावस्था है कि निरामावस्था है, इतनी आपको देखनी है। उस हिसाब से दोष मालूम है, बात अवस्था मालूम है, सामावस्था निरामावस्था, और उसकी चिकित्सा मालूम है। नष्ट करना है, पहले शोधन बस्ती देने हैं, स्नेहन कटी बस्ती है, पिंड स्वेद है, उपनाश स्वेद है, स्वेदन करना है, बस्ती देना है। उसके बाद में फिर स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट को शोधन बस्ती से रोकना नहीं है, उसके बाद में हम भ्रूण बस्ती देना भूल जाते हैं या वो रह जाता है। तो एक बार शुद्धि क्रिया पूरी हो गई, दोषों का प्रकोप कम करवा दिया, फिर वो स्नायु को, शिरा को बल देने के लिए फिर आप उस पेशेंट में, स्पॉन्डिलोसिस वाले पेशेंट में हम उसको भ्रूण बस्ती, जैसे सर्पिक क्षीरतिक तरस वाले बस्ती है, कुछ मज्जा सिद्ध तेल वाले बस्ती है, एखादा मांसक्षय वाला होगा तो मांसरस सिद्ध तेल की बस्ती है, एखादे शिरपाकी विदारी कंद अश्वगंधा वाली सिद्ध शिरपाक करके उसके बस्ते हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो विशेष स्पॉन्डिलोसिस की चिकित्सा बंद बांध सकते हो लंबर रीजन पे, तो ऐसी चीज़ें आप उस पेशेंट में अच्छी तरह करवा सकते हैं। तो ऐसे स्पॉन्डिलोसिस का, सर्वाइकल का भी पित्तानुबंधी होने के बाद उसमें नस्य हम ऐड करेंगे, नस्य बस्ती पिंड नाड़ी, ये चीज़ें करेंगे। दूसरा एक प्रोटोकॉल मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें पीसीओडी वाले पेशेंट ज़्यादा करके आपको मिलते हैं। पीसीओडी भी क्या है, वात स्थान में होने वाली व्याधि है, वहाँ भी वायु धातु क्षयादकोपत और मार्गस्थ आवरण वहाँ रहती है। एक तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वाली पीसीओडी आपको देखने को मिलेंगी, या मार्गावरोध वाला पीसीओडी वाला पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। तो धातु क्षय वाला जो पीसीओडी वाला पेशेंट है उसको हम शतावरी घृत सवेरे समान मात्रा में शुरुआत में शुरू करेंगे, 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच खाना खाने के पहले। धातु कौन सा क्षय हुआ है, तो रक्त क्षय हुआ है और वात प्रकोप हुआ है, इसलिए रक्तवर्धक उसको चिकित्सा करेंगे। उसके साथ में खरजूर आदि मंत्र रक्तवर्धक दे सकते हैं, ताप्य दिलो वगैरह समान मात्रा में शतावरी घृत दे सकते हैं। और उसके साथ साथ नहीं वाताद्रुत योनि, इसलिए भ्रूण बस्ती, मात्रा बस्ती दे सकते हैं, सहचर तेल का बस्ती दे सकते हैं पीसीओडी में। उसके अलावा शीरपाखी, शतावरी, बला, अश्वगंधा या लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, ऐसे दवाई का या बला तेल का बस्ती देके उसको वात शमन कराएंगे, इधर अग्नि बढ़ाएंगे, भूख बढ़ाएंगे, और उसको उसके बाद में रस धातु अच्छा उस पेशेंट का हो जाता है, वात का शमन हो जाता है, रक्त बढ़ जाता है, फिर रस धातु की तरफ ध्यान देंगे और व्यान वायु की तरफ ध्यान देंगे और उसकी भ्रूण चिकित्सा करके तो पीसीओडी हमारी जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वाली है वो जल्दी अच्छी हो सकती है। मार्गावरोध वाले को, मार्गावरोध होने की वजह से आती नहीं, उसको सस्ने निरोग बस्ती हमको देना पड़ेगा, नशे रोज करना पड़ेगा। निरोग बस्ती के बाद में उसको तेल का स्नेहपान दे, उस तेल के स्नेहपान में या घी के स्नेहपान के बाद में एक छोटा सा वमन देंगे, और वमन के बाद में, वमन दिया यानी रस धातु अच्छा होता है, और ये सब रसग्रंथि है, रसव स्रोत रहता है, हृदय मूलम दशो दमनस्य,
ये 10 धमनी यानी 10 एंडोक्राइन ग्लैंड है, वोमन हो गया यानी 10 एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर हमारा काम हो गया है। फिर हम उसको वर्धमान पिपली रसायन देंगे और स्रोतोरोध नाइसा करने के लिए फिर कुबेर रोटी खाना खाने के पहले, रहे प्रवर्तनी खाना खाने के बाद में, ऐसा प्रोटोकॉल बना के उसको मार्गावरोध उसका पूरा पीसीओडी के बुड़बुड़े पूरे निकल जाते हैं, मेडिसिन रेगुलर आ जाती है बस्ती और कुबेर रोटी के बाद में, और फिर उसका आगे का जो प्लानिंग आपको करना है। ऐसे छोटे छोटे प्रोटोकॉल अलग अलग व्याधियों में अलग अलग प्रक्रिया में हम अच्छी तरह करवा सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल के साथ फिर आपके पास अभी कोई भी पेशेंट आगे जाके आता है, किसी भी व्याधि का आता है, तो हमको उसी तरीके से, नाम में बहुत सारे व्याधि जैसे आम वात में चिकित्सा क्या है, एकदम इजी, आम की चिकित्सा और वात, आम की चिकित्सा कहाँ करनी है आमाशय में, वात की चिकित्सा कहाँ करनी है वाताशय में। यानी आम वात वाला पेशेंट है तो हम बस्ती तो देंगे ही, आम पाचक चिकित्सा करेंगे, आम को पतला करेंगे, उसको पाचन करेंगे, दीपन पाचन करके उसको अनुलोमन करके निकालेंगे, बस्ती की मदद लेंगे। वात रक्त यानी वात की चिकित्सा करेंगे बस्ती, रक्त की चिकित्सा करेंगे रक्त मोक्षण। वात रक्त का पेशेंट 100% अच्छा होने वाला है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब सामान्य चिकित्सा है, आपको वात रक्त की आमवात की ये चिकित्सा बता रहा हूँ। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, प्रेशर किसका रहता है, प्रेशर यानी वात, कौन सा वात है तो व्यान वायु है, उसको किसने बिगाड़ा है उतना उसका आपको देखना है। व्यान को अपान वायु ने बिगाड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बस्ती दे दिया तो 10 यूनिट का बीपी तुम्हारा कम दिखता है। प्राण से बिगड़ा हुआ ब्लड प्रेशर है तो उसको नस्य और शिरोबस्ती करवा दिया तो उसका 10 से 160 100 बीपी होगा तो 160 140 90 पे आ जाता है। ऊपर का 20 और नीचे का 10 से तो कम होता ही है। और रक्त दुष्टि के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रक्त में द्रव गुण ज्यादा बढ़ गया, रक्त पित्त की संप्राप्ति ब्लड प्रेशर में बहुत बार दिखने को मिलती है। तब हमने रक्त मोक्षण करवा दिया और विरेचन दे दिया तो उसका बीपी कम हो जाता है। तो ये चीजें ज्यादा करके रहती है। आपको नाना जी से बात करनी है, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। नाना जी बात कर रहे हैं, नाना जी बात कर रहे हैं, बोलना। जी 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 सर प्लीज। नाना जोशी जी अभी बात करेंगे। जी अभी डॉक्टर सुने प्लीज। नमस्ते। प्रणाम नाना जी। यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स की तरफ से आपको सादर प्रणाम। श्री धन्वंतरये नमः। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि सब शास्त्र आयुर्वेद ये एक श्लोक में कहा जाता है कि शरीर जानाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम कृतम मधु। ये कैसा है तो इलम आगम सिद्धत्वाद, ये सिद्ध करके ही आपके पास दिया है। प्रत्यक्ष फल दर्शन, प्रत्यक्ष आपको उसका जो मिल सकता है जो चिकित्सा करते हैं। मंत्रवत संप्रयुक्तव्यम, ये सब शास्त्र मंत्र के जैसा है, सिद्ध किया हुआ। न मीमांस कथंचन, इसके पर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा है। तो ये जो है शास्त्र, ये शास्त्र हर हमेशा पाठ करने से या व्यवहार में लाने से अपने को फल देता है। और ये लोग बोलते हैं कि ये तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने 22वें अध्याय में भागवत के आखिरी श्लोक दिया है। यथा निदानम निर्दिष्टम इति सम्यक चिकित्सितम आयुर्वेद फलम स्थानम एतत् सद्योर्तिनाशनम। तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा है ये तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा। अपन जब आप खुद प्रत्यक्ष पहले वैद्य
दिनचर्या में पालन कर, दिनचर्या का और ऋतुचर्या का पालन करे। पहले वैद्य, फिर पेशेंट से करवाए, फिर रिलेटिव से करवाए, फिर बाद में देहाती लोग हैं उनके यहाँ शिविर लेके उनको करवाए। ये करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि अपने पास ज्ञान है और वो ज्ञान लोगों को देना है, उनको निरोगी बनाना है। अभी कोरोना वगैरह आ रहा है, कोरोना के बारे में भी उनको बताना है कि ये कुछ इतना डेंजरस नहीं है, अपन आयुर्वेद चिकित्सा से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा ये चिकित्सा वाली चिकित्सा बहुत अच्छी है। तो ये आप अगर फॉलो करेंगे सब ट्रिपल एंटीजन त्यांना ट्रिपल एंटीजन पाहिजे। हाँ, तो ये वसंत ऋतु में सुबह अगर वमन देता है, वमन देने के बाद 1 बरस भर डायबिटीज होगा नहीं, इसकी गारंटी है। शरद ऋतु में अगर आप पित्त के लिए विरेचन करते हैं तो जिंदगी भर कभी ब्लड प्रेशर आएगा नहीं, उसके लिए जिंदगी भर गोली खाने की जरूरत नहीं। और तीसरा, हार्ट अटैक कितने लोगों को है, बहुत लोगों को है, वो वात की चीज है, रक्तावृत वात, अपान आणि अपानावृत व्यान, है ना। तो ये 2 संप्राप्तियां उसके ऊपर होती है, इसलिए बस्ती बहुत आवश्यक है। पर प्रावृट यानी कि वृष्टि के पहले अगर आप इसी तरह से बस्ती दे देते हैं तो जिंदगी भर आपको वात की चिकित्सा करनी नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं तकलीफ होगी। तो इसके लिए ये हर एक ने हर दम करने को ना, तो काम चलेगा। ये दूसरा, ये ट्रिपल है एंटीजन है आयुर्वेद का, ये ट्रिपल एंटीजन ये सब भारत में हर एक को लेने की जरूरत है। पर पहले वैद्य ने लेना, अनुभव करना, फिर बाद में दूसरों को देना। घर में रिश्तेदार होते, माँ होती है, पिता होते हैं, उनको भी ऐसा ही तकलीफ होना आवश्यक है। इसलिए तो ये जो होती है वो कम करने के लिए अपन प्रयत्न करने की बहुत जरूरी है। और देहाती लोगों को भी जब अपन ये ट्रिपल एंटीजन बताएंगे तो उनको ये 3 रोगों से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। और 3 रोगों से छुटकारा मिल गया तो आरोग्य मिल गया समझो। और ये इससे आगे चलकर कैंसर नहीं होगा, एड्स नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है आदमी की। और फिर रसायन लेना है। चरक ने रसायन अध्याय में इतने अध्याय रसायन लिखे हैं, उनके रसायन के तौर पर सब धातु घटक अच्छी तरह से बढ़ते हैं, बुद्धि बढ़ती है, विमलीय इंद्रियता सर्गो यानी कि बुद्धि तेजस्वी होती है। तो इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रिपल एंटीजन आयुर्वेद का अगर कोई करता है तो उसको आरोग्य मिलेगा ही, लेकिन स्वास्थ्य रहेगा और प्रतिकार शक्ति भी बेहद बढ़ जाएंगी। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए। ये तीनों चीजें आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। जी सर, ऑडिबल नाना है, जी ने प्लीज बताएं। नाना जी ने ट्रिपल एंटीजन का भी आपको कंसेप्ट बता दिया कि हर ऋतु शोधन जो है, वसंत ऋतु में वमन, वर्षा ऋतु में बस्ती और शरद ऋतु में रक्तमोक्षण और विरेचन, ये तीनों चीजें खुद वैद्य ने किया तो फिर उसको ये चीजें होगी नहीं, उसके घर वालों ने किया, फिर पेशेंट को किया। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो बात बताई कि शिविर लेना है, देहात में जाके लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवगत करना है, सस्ते में, सादा सीधा और कम से कम खर्चे वाला पंचकर्म लोगों को करवाना है। इस तरीके से पंचकर्म का आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो 100% पेशेंट टू पेशेंट आपकी ओपीडी भी बढ़ती है और आयुर्वेद का नाम भी अच्छी तरह होता है। ये उनका उस हिसाब से कहना था।
आपको और आगे का कुछ बताना है? आखिरी के 10-7-8 मिनट बाकी है। आपको बात कुछ करनी है? या कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। जी जी, 2000 किसी के कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज अपने नाम के साथ क्वेश्चन टाइप कर दें। जैसा कि प्रवीण जोशी सर ने बहुत ही जो आजकल के टॉपिक्स हैं हमारे, जो पेशेंट्स हम कॉमन ओपीडी में फेस करते हैं, आयुर्वेदा वालों के पास आते हैं, डॉक्टर साहब ने सभी वो डिस्कस किए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो तो प्लीज कुछ क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं विद नेम। यहाँ पे सर उनके क्वेश्चंस के आपको आंसर करेंगे। परत बोलू, बोलायचं बोला ना, चालूच आहे ते. चालू आहे ना. हा, तुम्ही पुढे सरका. तुम्ही बोलत होता, त्यांना ऐकू येते. प्रतिकार शक्ति बढ़ने के लिए जैसा पंचकर्म उपयोगी है, वैसा रसायन चिकित्सा भी बहुत उपयोगी है। इन दिनों ये कोरोना जब लगा तब बहुत पुड़िया बना के, काढ़े की पुड़िया बना के बहुत लोगों को हमने बांटा इधर, और उसके वजह से जिनको ये सब पुड़िया दी, काढ़ा दिया, उनको कोरोना नहीं आया। यानी कि प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, ये प्रूव हो गया। उसके लिए और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये प्रतिकार शक्ति प्रतिकार क्षम है। दूसरी बात है कि संभाल के ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन उसमें देना नहीं है, और हम ऐसा चाहते हैं। ये सब विषैली चीज़ों से होने वाला बीमारी है। ये विषैली चीज़ों से होने वाली बीमारी होने से जैसा कि विष शरीर से बाहर जाए, इसके लिए 3 बातें पहले करने को होना। एक म्हणजे अपना आयुर्वेद ने सुवर्ण जो है वो सुवर्ण विषग्न है, वो तपा के पानी में डाल के वो पानी पीना है। एक बड़ा चम्मच यानी कि 25-30 ml घी, गाय का घी जो है वो विष कम करने वाला है। और दूसरी बात ये है शिरीष करके ड्रेंट्री होता है, कड़ूनिम्ब होता है। ये कड़ूनिम्ब का काढ़ा, और हम जो रसायन देते हैं इधर, रसायन चिकित्सा की काढ़े, वो लोगों को पिलाने से वो बिल्कुल विष निकल जाता है। कई लोगों को रक्त मोक्षण करना भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि अग्रे श्रवति दुष्टाश्रम में वेन में जो रक्त आता है वो रक्त अपन अगर निकाल दे तो उनका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, नॉन टॉक्सिकेबल कंडीशन आ जाती है, और उससे कोरोना जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा है। तो ये शोधन, ये सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय 2-3 दूषी विष, और ये इसमें सब लिखा है। सुश्रुत में ये सब विषयों की चिकित्सा की है। इसमें से हमने ये उठाया, और ये रक्त मोक्षण करने से बहुत अग्रेसर होती दुष्टाश्रम, दुष्ट रक्त निकल गया तो उससे विष भी निकल जाता है, और निकल जाने के बाद कोई दुष्ट शरीर में बनता नहीं, तो कोरोना का कुछ तकलीफ होता नहीं। इसी प्रकार महातिक्तक घृत, शतावरी घृत, ये घृतोपान ये अभी अच्छा है, क्योंकि जो खाली घृतोपान तो विषग्न है ही, लेकिन ये वनस्पति डाल के अपन सिद्ध करते हैं। वो सिद्ध की हुई जो घृते है वो बहुत अच्छी काम करती है और जल्दी प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। इसी प्रकार अपन आयुर्वेद में ये प्रतिकार शक्ति के लिए कर सकते हैं। हमने ये चिकनगुनिया आया था, उसके बाद हमने चिकनगुनिया मलेरिया का ही होता है, तो इसलिए वमन दिया, और वमन से सुबह से लेकर शाम तक के बुखार कम होता था। इसलिए और सुदर्शन घनवटी, अमृतारिष्ट और शीतोपराधी चूर्ण ये हम हमेशा देते थे,
तो चिकनगुनिया की बहुत बड़ी साथ होने के बावजूद भी हमारे तरफ आने वाले जो रोगी है वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए, ऐसा लगता है। तो ये जो चिकित्सा है ये आयुर्वेद में है ही, लेकिन अपन वो विषैली चीज वगैरह छोड़ के समझते नहीं और पढ़ते भी नहीं, इसलिए अपने को मालूम नहीं कि इसमें भी ये चिकित्सा है। तो कोरोना के लिए और भी कोई दूसरा नवीन कोरोना, तीसरा नवीन कोरोना आ गया, उसके लिए भी आयुर्वेद में चिकित्सा है और परफेक्ट चिकित्सा है, उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। दोष बाहर जाते हैं फिर से आते नहीं, इसलिए ताकत जल्दी आती है। उसके बाद में रसायन देना है, रसायन देने के बाद अपन ये उसको प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। इसीलिए ये ट्रिपल एंटीजन या कोई भी और ये रसायन, जैसे कि ये तुम्हारा ये है कोरोना वगैरह, सब प्रकार की प्रतिकार शक्ति आ जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, मैंने रसवृद्धि और रस क्षीणता की चिकित्सा उसमें हम करते हैं। रसवृद्धि का वमन के हिसाब से और रस क्षय होगा तो रसे रोग से समस्या, रस क्षय की जो चिकित्सा होती है उस हिसाब से करनी। एसिडिटी से विचार करते हैं प्रश्न सर। कुछ एक प्रश्न है सर, मैं एक एक करके सर बोल रहा हूँ। एक है सर सद्य वमन और सद्य विरेचन का सर प्रोसीजर बताने की कृपया कीजिए सर प्लीज। सद्य वमन और सद्य विरेचन। सद्य वमन के बाद में यह है कि वमन देना अवस्था के अनुसार करना पड़ता है। शूलानाह प्रत्येक, ये 3 लक्षण दिखे तो अपन वमन देते हैं, लेकिन सद्यो भुक्त से संजाते ज्वरे सामे विशेषता वमनम वमनार्हस्य, खाया और बुखार आया तो तुरंत वमन देना चाहिए। और वमन तो कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ी मीठी चीजें खिलाना या खीर खिलाना और ऊपर से मदन फल, पिंपली और सैंधव इसका कल्प देना है, उससे तुरंत वमन हो जाता है। किसी को आदत नहीं होती तो हम 2 उंगलियां डाल के अंदर में उसको वमन करवाना पड़ता है। तो वो सब करने के बाद ये तो संशोधन ही शुद्धा न देशाम पुनरुद्भवा, शोधन के बाद फिर से उसका आना मुश्किल हो जाता है, चिकित्सा सही हो जाती है, पूर्ण चिकित्सा बोलते हैं उसको। इसलिए अपन हमेशा ये करते हैं। बताइए आप। त्वचा रोग के लिए क्या प्रोटोकॉल रखना चाहिए सर? स्किन डिजीज के लिए प्रोटोकॉल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। त्वचा रोग के लिए जो ज्यादा बड़ा त्वचा रोग सोरियासिस है, वो सोरियासिस मंडल कुष्ठ के नाम से आयुर्वेद में है। और मंडल कुष्ठ में हम पक्षात छर्दनानी हर 15 दिन में वमन देना है, मासात विरेचनम हर महीने को विरेचन देना है, और सप्ताहात रक्तमोक्षणम। ये करने के बाद अगर अपन महातिक्त घृत देके ये सब चिकित्सा करते हैं तो दोष निकल जाते हैं। और वो बहुत जल्दी, पहला रक्तमोक्षण किया तो जो सोरियासिस के पैचेस होते हैं वो तुरंत कम हो जाते हैं, और दूसरा रक्तमोक्षण किया तो स्किन लेवल पर आ जाते हैं, चौथा रक्तमोक्षण किया तो पूरा ठीक हो जाता है, 5वें रक्तमोक्षण में जो शेष दोष है वो भी निकल जाते हैं। इसी प्रकार रक्तमोक्षण शाखागत रोगों को बहुत अच्छा है, इसलिए शाखागत रोगों को ये रक्तमोक्षण पंचकर्म चिकित्सा दी है। रक्तमोक्षण रक्त दुष्ट होता है, ये कंसेप्ट खाली आयुर्वेद में है, बाकी के लोग उनको ग्रुप के हिसाब से पूछते हैं और फिर वो उनसे क्या रोग होता है वो सोचते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। तो उससे कौन से दोष की रक्त दृष्टि है वो देखकर अपन बस्ती देते हैं, विरेचन देते हैं, और उसके साथ वमन भी देते हैं, रक्तमोक्षण भी करते हैं। तो पंचकर्मा यही एक चिकित्सा है दुनिया में सबसे अच्छी, कि जो कम खर्चे वाली है और तुरंत गुण देने वाली है, और फिर बाकी के रोगों में फिर से रोग होने की संभावना होती है क्योंकि वो रोग दबाए जाते हैं, लेकिन पंचकर्म से ये तो संशोधन ही शुद्धा न देशाम पुनरुद्भवा, ऐसी गारंटी है।
सर पक्षाघात ठीक है, का और- प्राइमरी प्रोटोकॉल सर, पक्षाघात का सर, डॉक्टर पंकज जी का क्वेश्चन है, पक्षाघात का प्राइमरी प्रोटोकॉल। पक्षाघात सर, तिला काय करायचं? हाँ, पक्षाघात का अभी किसी से संशय आया, अभी इसको पक्षाघात हो जाएगा, तो तुरंत 50 ग्राम घी पिला देना। घी पिलाते बराबर फंक्शन बदल जाता है और आते आते वो रुक जाता है, फिर से पक्षाघात होता नहीं। पर पक्षाघात होने के बाद पक्षाघाते विरेचनम, ऐसा शास्त्रों ने लिखा है। और विरेचन, पक्षाघात क्यों होता है? तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से मेंदु में रक्तस्राव होता है, उसके लिए पक्षाघात होता है। पित्त बढ़ने से विरेचनम ही पित्त से जयाय परम औषधम, विरेचन यही पित्त का कम करने वाला सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है। इसलिए पहले विरेचन देना और फिर जो भाग उसका दुर्बल हो गया है उसके लिए कुछ मसलना पड़ता है, मर्दन और स्नेहन, ये करने से वो बरोबर ठीक होता है। हमारे तरफ बोराडी को पक्षाघात के कई पेशेंट ठीक हो रहे, उसका कारण वो यही करते हैं। वो दवा तो देते हैं बृहद्वार चिंतामणि वगैरह, पर वमन विरेचन बस्ती, विरेचन ज्यादा, क्योंकि पित्त का रोग है, दिखता तो वात का है लेकिन है पित्त का। अभी आज के बारे में जो दिखता है तो कभी शिरा संकोच होने के बाद भी पक्षाघात होता है, पर वो अलग है। यह हमेशा आज होने वाला पक्षाघात ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है। ब्लड प्रेशर पित्त का रोग है और पित्त के लिए विरेचन है। बोलो। और बाद में सिर से लेके पाँव, शिरोबस्ती, शिरोधारा, गंडूश, नेत्र तर्पण, अभ्यंग, स्वेदन के 4-5 प्रकार ये भी उसमें हो सकते हैं। जहाँ विरेचन नहीं दे सकते वहाँ ससने निरोबस्ती दे सकते हैं। रक्तमोक्षण से स्तंभ या संधि मुक्त हुआ अंग पेशेंट को बंद बांध सकते हैं, लेप कर सकते हैं, उद्वर्तन कर सकते हैं पक्षाघात में। ये प्रोटोकॉल पेशेंट एडमिट होगा तो दिन भर उसको आपको बिजी रखना पड़ेगा, तो बिजी रखने के लिए प्रक्रिया में अलग अलग प्रोसीजर, आप पेशेंट में सुबह अलग प्रोसीजर, शाम को अलग प्रोसीजर पक्षाघात में कर सकते हैं। सवेरे शिरोबस्ती करवा दिया तो शाम को एक्सरसाइज के साथ उद्वर्तन कर सकते हैं। रक्तमोक्षण कर सकते हैं, जिस सांधों से जकड़न रहती, सीरा स्नायु विशोष शोष कम करने के लिए रक्तमोक्षण और उद्वर्तन ज़्यादा अच्छा काम करता है, प्रच्छान काम करता है। और बाकी चीज़ें उसके साथ सिर से लेके पाँव तक आर्दित होगा तो कंडूश, शिरोबस्ती, आर्दित नामनम मूर्धितलम, नस्से और शिरोबस्ती कर सकते हैं, गंडूश कर सकते हैं, कवल कर सकते हैं। एक्सरसाइज उसके साथ कंपलसरी देना है। बाकी शमन चिकित्सा जैसे दोष होंगे उस हिसाब से करना है। और आगे सर डॉक्टर अश्विनी शास्त्री जी पूछ रहे हैं कि आपका जो सेशन था बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा जी, और वो रीनल फेलियर का चिकित्सा पूछ रहे हैं सर, रीनल फेलियर की, किडनी फेलियर की चिकित्सा। क्रॉनिक रीनल फेलियर में जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो यानी पेशाब होती नहीं, तो उसके लिए मूत्र से क्लेदवानम, और मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में, इसलिए पहले बस्ती देना है उसको, ससने निरोध, उससे सार के वजन पक्वाशय में सुधर जाएगा। बस्ती के बाद में पेशेंट को उत्क्लेश आता है तो आमाशय उसका उद्भव स्थान है क्लेद का, इसलिए छोटा सा एक वमन उसमें हो जाए, और वमन के बाद में फिर उस पेशेंट को गोखरू रसायन वर्धमान मात्रा में गोक्षुर दे दिया तो भी उसका क्रॉनिक रीनल फेलियर में फायदा होता है। क्रिएटिनिन कब बनता है? तो मसल स्केलेटल डेड होने के बाद क्रिएटिनिन बनता है। तो अभ्यंग आप कंपलसरी उस पेशेंट को करेंगे जो क्रॉनिक रीनल फेलियर में होगा, तो अभ्यंग आचरित नित्यम स जरा श्रमवाता, जरा यानी सेल डेड होने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और क्रिएटिनिन तैयार होना बंद हो जाता है। तो क्रिएटिनिन रुकने का काम 200% अभ्यंग करता है, इसलिए अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले बस्ती, वमन, गोखरू रसायन और बाद में फिर अभ्यंग और दिनचर्या उस पेशेंट की बनानी है। मुस्ता सिद्ध जल दे सकते हैं उसको, और बस्ती का कार्यक्रम आगे भी उसको जैसी अवस्था होंगी उस हिसाब से आगे का उसका डायलिसिस का भी आप काम कम कर सकते, कम करते करते पूरा बंद कर सकते, क्योंकि डायलिसिस क्या करता है तो खून को साफ करके वहां से यूरिया क्रिएटिन निकाल के वापस खून जमा कर देता है। हम पक्वाशय से और रक्तमोक्षण और बस्ती और वमन से ही उसको रक्त दुष्टि होने का ही कार्यक्रम
रस रक्त संबंध में कम करवा देते हैं और उसकी वजह से डायलिसिस हफ्ते के बजाय 15 दिन में, महीने बाद करते करते डायलिसिस पूरा बंद हो सकता है। हीमोडायलिसिस कम होने के लिए बस्ती, वमन, रक्तमोक्षण, ये तीनों चीजें क्रॉनिक रीनल फेल्योर में बनती है। रक्तमोक्षण क्यों करना है? तो वृक्क बनता है रक्त मेद प्रसाद, जो वृक्क रक्त मेद के प्रसाद से बनता है। तो कहीं ना कहीं वहां रस रक्तगत दोष दृष्टि होने की वजह से रक्तमोक्षण शाखा कोष्ठ गति पैदा करता है। वो दोष कोष्ठ में आ गए तो निकालना इजी हो जाता है। और कुछ सर एक डॉक्टर साहब हमारे पूछ रहे हैं, रक्त युक्त ग्रहणी रोग की सर चिकित्सा बताएं। रक्त युक्त ग्रहणी रोग, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो भी बस्ती से ही ठीक होता है, मोचरस ऐसा मैंने देखा है। और पेशेंट भी क्लियर, एक न्यू जर्सी को पेशेंट था, उसको कोलाइटिस से 6 फुट आंतड़ा निकाल देने को कहा था। तो फिर वो यहाँ भारत में आया और हमने उसको तेल का बस्ती दिया, 350-400 ml तेल बस्ती से देने से 4 दिन के बाद वो सब खाने लगा, पीने लगा, दुखाव कम हो गया, आग कम हो गई। फिर वो वहाँ गया तो उन्होंने तपासा, तो वो जो डॉक्टर थे तो न्यू जर्सी को, तो उन्होंने बोला अभी जरूरत नहीं आंतड़ा निकालने की, ऑपरेशन करने की, ऐसा उसने बोला। यानी कि कोलाइटिस भी अनुवासन बस्ती से, अनुवासन बस्ती से ज्यादा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, 4-5 दिन में, इतने दिन लगते भी नहीं, खाली पथ्य और परहेज रखना पड़ता है। तक्रम ग्रहण्याम ये है ना, ये भी है। और कोई अदरक, ये आवलकंठी, ये जो देने से चित्त शामक शमन हो जाता है। शतावरी ज्येष्ठमत कामदुदा सिद्ध घृत देते हैं जिससे व्रणरोपक होता है। मोचरस पिच्छा बस्ती उसमें रहता है, हाँ, उसमें काम के करने के लिए शतावरी घृत तेल की बस्ती से और 4 ही दिनों में वो कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस कम हो जाता है। पक्वाशय में हो तो बस्ती का काम होगा, ग्रहणी में होगा तो शतावरी घृत का काम उसमें अच्छा काम करेगा। और बाद में फिर तक्र और दिनचर्या उसकी बनानी, निदान परिवर्जन उसका कंपलसरी करना है। अजीर्ण ग्रहणी का हेतु जो है वो अजीर्ण है, तो अजीर्ण के हिसाब से उसकी दिनचर्या में उसका अग्नि अच्छा रहे ऐसा काम करना है। और कुछ सर डॉक्टर अमनदीप भारती जी पूछ रहे हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का सर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सर वैसे आपने कटिंग रखा, अभी मैंने बता दिया था। लंबर स्पॉन्डिलोसिस को पहले शोधन बस्ती करना है, वहां उपन्यास वेद करना है, कटी बस्ती, जानु बस्ती करना है, और उसके बाद में ब्रुवण बस्ती आती है। सर्पिक्षर तिक्तरस बस्ती एक काम में आता है, मज्जा सिद्ध तेल का बस्ती उसमें काम आता है। सिर्फ तेल की मात्रा ज्यादा रखना है, कम से कम 150 तो 200 ml तक तेल का बस्ती दिया। पक्वाशय सतैले, तेल पूरा पक्वाशय से भर गया तो ज्यादा करके जो बड़े वात व्याधि है वो होते नहीं। और वहाँ उरस्ता सत्रिकस्य लंबर रीजन में अवलंब कब का भी अनुबंधित रहता है, तो कटी बस्ती भी वहाँ काम अच्छा करता है। और फिर दिनचर्या उसकी वापस बताना है, योगा में कुछ आसन होंगे तो वो बताना है, प्रतिलोम अभ्यंग व्यायाम उद्वर्तन स्थान बताना है। और कुछ जी सर। सर एक हमारे वैद्य निशा जी है, हेलो हेलो बोलो, आवाज आ रही? जी सर वैद्य पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने यहाँ दूल्हे आकर रहना हो तो वो कब आकर यहाँ पे सीख सकते हैं? क्या कोविड के बाद अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है सर? अभी वहाँ कंटिन्यू चालू है, मई महीने तक का बैच फुल है। उसके बाद मेरे नंबर पे फोन करके दोपहर को 4-4:30 बजे फोन करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कौन से महीने में आ सकते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ मुफ्त रहती है, खाने की व्यवस्था सिर्फ आपको आपकी खुद की करनी पड़ती है, या उसके लिए कोई चार्ज नहीं रहता। बिल्कुल, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, मैंने खुद भी सीखा है और हमारे डॉक्टर्स थ्रू आउट इंडिया वहाँ पे सीखते हैं। तो वो एक कंप्लीट 1 मंथ के लिए हम वहाँ पे रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब के वहाँ, और पूरा ट्रेनिंग होती है।
और नाना जोशी जी सर्टिफिकेट भी उसमें देते हैं पूरा, वो बड़ा अच्छा सेशन रहता है। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे डॉक्टर्स विशुद्ध पंचकर्म सीखना चाहते हैं, जो कि हमारे नाना जोशी जी ने कॉन्सेप्ट दिया है, आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू 0। तो जो पंचकर्मा की इस इम्पोर्टेंस को समझते हैं और इसको सीखना चाहते हैं, तो नाना जोशी जी से वहां पे प्रवीण जोशी सर के सानिध्य में इसको सीख सकते हैं। और अभी जैसे प्रवीण जोशी सर ने बताया लंबर स्पॉन्डिलोसिस में योगा की इम्पोर्टेंस, आसन की इम्पोर्टेंस भी बताई। तो एक योगा आसन से संबंधित YIC योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स भी SL इंस्टीट्यूट के थ्रू चल रहा है। तो जो डॉक्टर्स योगा कोर्स करना चाहते हैं, 3 मंथ्स का 300 हार्स का कोर्स होता है, कंप्लीट योगा प्राणायाम, ये स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम का आयुर्वेद का पार्ट है, उसको पूर्ण करता है। तो जो ये YIC का करना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप से और वो उसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैच स्टार्ट हो रहा है फरवरी में। तो अभी मैं माइक हैंड ओवर करूंगा डॉक्टर ललित जी को। डॉक्टर ललित जी प्लीज आप इसको समराइज करें। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अलॉट डॉक्टर संदीप जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रवीण जी जोशी जी और वैद्य नाना जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर, आपका जो आज का सेशन था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसका हर एक एस्पेक्ट जो आपने छुआ वो प्रैक्टिकल था। आपके जो अनुभव थे उनको निष्कर्ष था। हर एक, जैसे हम पंचकर्मा की बात करें, जो आपने प्रोटोकॉल हमको बताए, तो जो भी वैद्यगण थे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जब वो इसको अपनी निजी जिंदगी में इसका प्रयोग करेंगे। तो मैं तहे दिल से आप सबका सभी के लिए एक मार्गदर्शन किया ताकि हम रोगी चिकित्सा के लिए आगे उसको कंटिन्यू कर सकें। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे वैद्यगणों के और बहुत से अभी भी उनके मन में थे और कई लोग इसको आगे देखेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा सबको कि जो नानाजी जोशी हैं उन्होंने अपने सारी जिंदगी के जो अनुभव है उनका उसका निष्कर्ष एक बुक में लिख दिया है, जिस बुक का नाम है उन्होंने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पूरा प्रोटोकॉल टाइप वो सब कुछ लिखा है, जो कि एक पंचकर्म चिकित्सा में, एक विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा में एक चिकित्सा के लिए उपयोगी है। तो हर एक वैद्य को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए ताकि वो अपने चिकित्सा पथ पे पंचकर्मा को आगे कर सके। कई बार क्या होता है कि पंचकर्म के नाम से हम बहुत ज्यादा बड़े सेटअप की बात सोचते हैं कि ऐसा पंचकर्म होना चाहिए, जहाँ हम, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन में स्पा चल पड़े हैं और बहुत से महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीजें चल पड़ी हैं। पर जैसे कि नाना जी ने बताया हमको कि बहुत ही सुलभ चिकित्सा और बहुत ही सस्ती चिकित्सा है पंचकर्म, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमको अपनी प्रैक्टिस में सभी को पंचकर्म को, जो कि विशुद्ध पंचकर्म है, उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए और उसको रोगों को लाभान्वित करना चाहिए। तो मैं यही कहता हुआ अपनी पूरी टीम का, नाना जी का, गुरुवर प्रवीण जोशी जी का, जो हमारे संपादक हैं कि मैं पंचकर्मा की बुक के, वैद्य शिवानंद तोंडे जी, और उनके एक और बुक आ रही है वैद्य रामदास अवार्ड की, पंचकर्म बोध, उसकी भी संपादक वैद्य शिवानंद तोंडे जी है। उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की। और डॉक्टर संदीप शेरान जी का, जिन्होंने पूरे होस्ट को इवेंट किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरफ से जो हमारे इस इवेंट को पूरा बैकएंड पे देख रहे थे, पूरा सब कुछ, अश्विनी जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद।
और नेचुरल इज वेलनेस कंपनी जो कि स्वर्णामृत स्वर्ण प्राशन बना रही है, गर्भामृत मासन मांसवटी बना रही है, उनका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। तो ये कहता हूँ मैं आज का सेशन संपन्न करता हूँ जी। मैं गुरुवर से आगे चाहूंगा कि आज का हम सेशन सर संपन्न करें।